वो जिनके ओहदे उनसे बड़े थे, सभी के सब बड़े चिकने घड़े थे। ये जो बाज़ार में तनकर खड़े हैं, यही दरबार में औंधे पड़े थे। पेपर चल रहा था तो मैं उधर से लौट के आ रही थी, तो मैंने कहा सूरज तुम्हें अभी क्या चाहिए? तो बोला सब तो है। तो मैंने कहा गिफ्ट क्या दूँ तुम्हें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं, नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है छोड़ो, जाने दो। आज जो जिस ढंग से रीता ने मनाई है सूरज की सालगिरह, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ और बिल्कुल नायाब ढंग है, बिल्कुल अनोखा ढंग है। पहली बार मैंने देखा है कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है और उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। कोई ये नहीं है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो तो कोई ये वाइस चांसलर हो तो कोई ये अधिकारी हो तो कोई वो, नथिंग। सिर्फ उनके विद्यार्थी और वो और उनके प्रियजन। ये एक बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल नया तरीका था और इतना खूबसूरत तरीका है कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, तेरे आशिक जो पलट कर कभी घर जाते हैं, तेरे आशिक जो पलट कर कभी घर जाते हैं, अपनी आंखें तेरी दहलीज पे धर जाते हैं, अपनी आंखें तेरी। और ये शाम का वक्त, शाम बन कर तेरे आंगन में उतरते हैं हम, और सहर बन के तेरी छत से गुजर जाते हैं, और सहर बन के। हर बेरंग चीज़ ज़रूरी नहीं कि बेरंग हो, बोला ऐसा कीजिएगा। ये हकीकत है कि बेरंग है आंसू, लेकिन रंग ये इश्क की तस्वीर में भर जाते हैं, रंग ये इश्क की तस्वीर में भर जाते हैं। और गले में बहुत ज़्यादा खराश है तबीयत की वजह से, जिसकी वजह से मैं वैसे नहीं पहुंचा पा रहा हूं। अब पानी दे दो। नहीं, बेहतर सर। अब यहाँ से 3 शेर लगातार जुड़े हुए हैं, एक के बाद एक के बाद एक। क्या मंजिल है, सुनिएगा। उनकी राहों में बिछाता हूँ मैं जब दिल अपना, पाँव रख कर वो मेरे दिल पे गुजर जाते हैं। अब आगे क्या होता है? पाँव वो रखते हैं और मुझे को खुशी होती है, क्यों? उनके कदमों के निशान दिल पे उभर जाते हैं। अब आगे क्या होता है? उनके कदमों के निशान दिल पाँव भरते हैं, जब जख्म जितने भी मेरे दिल पर है भर जाते हैं, जख्म जितने भी मेरे दिल में है भर जाते हैं। सुनिए आपके हवाले से। ये तो दुनिया मोहब्बत है, सो इसमें तो जनाब बस वही रहते हैं जिंदा के जो मर जाते हैं, बस वही रहते हैं जिंदा के जो मर जाते हैं। और सुनिएगा शेर बतौर खास। हम वो ठुकराए हुए लोग हैं जो
रोते हुए, देखते हैं जो किसी को तो ठहर जाते हैं, देखते हैं जो किसी को तो ठहर जाते हैं। और कंडीशन देखते हुए बस आखिरी शेर मक्ते की सूरत में, और फिर ज़हमत तमाम। एक मशवरा है, हालांकि मैंने अपना नाम रखा है, नाम किसी और का भी रख सकते थे। हाँ कैफ अब दौरे बुजुर्गी में मोहब्बत करना, ये जवानी के है दिन ये तो गुजर जाते हैं, ये जवानी। बहुत शुक्रिया मोहब्बत आपकी। को सही सुना और सही बहुत कम कहा गया। वाद खत्म होते गए विवाद के चलते, बहसों को हमने गले में कहीं अटका लिया, विचारों को दबा दिया हमने जहन में कहीं, हम चलते फिरते विचारों के प्रेत बनते गए। हमें देख कोई भी पहचान जाता कि हम वही प्रेत हैं जो विचारों को दबाकर सड़े हैं। हमें देख कोई भी पहचान जाता कि हम वही प्रेत हैं जो विचारों को दबाकर सड़े हैं। हम किले को फांद कर बाहर आए तो लेकिन, हम किले को फांद कर बाहर आए तो लेकिन, हम अभी भी वही सड़े प्रेत आपके सामने बेशर्मों की तरह खड़े हैं। ठीक है। आग के जाड़ में जब खेतों में फैली होती है सरसों, सरसों पर बिछा होता है कोहरा और कोहरे पर टिका होता है आकाश। इन सब के बीच से चला जाता है पुरानी साइकिल से, इन सब के बीच से चला जाता है पुरानी साइकिल से कोई भाई अपने बहन के घर, कोई लड़का अपने फूआ के यहाँ, कैरियर में बोरा बांधे, फ्रेम में कहतरी लटकाए, बरौनी पर ओस टिकाए। नहीं चाहता, वो चाहता भी है तो एक सच्चा गुरु, एक ऐसा गुरु जो शायद धनुर्विद्या में थोड़ा कच्चा हो पर नीति शास्त्र की सभी विधा में हो निपुण, जिसकी कथनी और करनी में विभेद कम हो, जिसने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के डिफरेंस को तटस्थ बन सामंजस्य जैसी स्थिति पर ला दिया हो। क्योंकि वर्चुअल गुरुओं को देख सीखना सिखाना वो पहले भी कर चुका है। वो धनुष बाण की कमी के लिए शायद ही कभी रोया हो, वो शायद ही द्रवित हुआ हो कभी किसी कुलीन परिवार में न जन्म ले पाने के अभिशाप पर, यदि वो अभिशाप है तो भी। शायद ही उसके दिमाग में आया होगा कर्ण के कवच कुंडल रूपी कल्चरल कैपिटल का डर। शायद ही व्याकुल हुआ हो अर्जुन के गांडीव रूपी सोशल कैपिटल का जवाब तैयार करते हुए। बांस की फंटी से बने तीर कमान पर शायद पर वो रोया हो, बांस की फंटी से बने तीर कमान पर वो रोया है तो कटते अंगूठे के समय। वो रोया है गुरु गुड़ चेला शक्कर लोकोक्ति बनने का पहला उदाहरण होते हुए। उसका रोना शायद सामाजिक न्याय के लिए पहला संताप रहा होगा। उसका रोना शायद यही रही होगी कल्चरल कैपिटल और आरक्षण के हवाले से निकली पहली तहरीर। हालांकि गुरुओं के कई पहलू होते हैं, अपने विशेष शिष्य को विशेष ध्यान देना उनकी एक सामान्य बात है, पर अपनी जातीय इच्छा को जातीय जिम्मेदारी बना नैतिक दायित्वों को त्याग देना गुरु बनने की पहली परीक्षा में फेल होने जैसा है। सो हमें आज के एकलव्यों की फिक्र है जो शायद मोनार्की नहीं डेमोक्रेसी में जीते हैं, जिन्हें अर्जुन को कल्चरल कैपिटल के हवाले से मिली महानता से सामाजिक न्याय के अभाव से कटे अंगूठे की चोट ज़्यादा वल्नरेबल और वैल्यूएबल लगती है। सो हम नई जमात के एनालिटिकल लोग जब विचारेंगे एकलव्य, कर्ण, द्रोण और जमदग्नि के पुत्र परशुराम को एक ही क्वालिटेटिव पैरामीटर की स्केल पर, तो शायद गुरुओं को ही इस समाज के उत्थान में सबसे बड़ा रोड़ा पाएंगे, जिन्हें गुरु बनने से पूर्व शिष्य बने रहने की ज़रूरत ज़्यादा थी, जिन्हें आज की छिड़ी एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन जैसी बहसों को बहुत पहले समझ लेने की आवश्यकता ज़्यादा थी। पर चलिए, बुज़ुर्गों के लिए नई इबारत का काम हम ही करेंगे, क्योंकि हम एथिक्स को मनुष्य में इनबिल्ट फीचर की तरह देखते हैं।
और डिग्निटी और ऑटोनॉमी का पुट किसी कंसेप्ट आइडियोलॉजी के पहले होगा या बाद, ये मनुष्य की परिस्थितियाँ नहीं, उसकी कॉन्शियसनेस डिसाइड करेगी। सो यूनिवर्सैलिटी और ओपननेस पर आधारित होगी, जो यूनिवर्सैलिटी और ओपननेस पर आधारित होगी, क्योंकि हम एकलव्य को बहुत सरल, सौम्य और सहज देखते हैं। उसे द्रोण अर्जुन से ज़्यादा मनुष्य देखते हैं। अतः हम समाज में शास्त्रों से पहले समाज शास्त्र को तरजीह देंगे और अब की बचाएंगे कर्ण को कुंडलदान और एकलव्य को अंगूठे के बलिदान से, जो शायद बचा सकते थे। आरक्षण से, सामाजिक न्याय से पहले, बहुत पहले, बहुत बहुत पहले। चलते हैं, शुक्रिया मशवरत का चलते हैं। हो रहा हूँ मैं किस तरह बर्बाद, देखने वाले हाथ मलते हैं। क्या बात है, हैं वो जान अब हर एक महफिल की, हम भी अब घर से कम निकलते हैं। क्या तकल्लुफ़ करें ये कहने में, जो भी खुश हैं हम उससे जलते हैं। है उसे दूर का सफ़र दरपेश, हम संभाले नहीं संभलते हैं। और तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, तुम बनो रंग तुम बनो खुशबू, हम तो अपने सुखन में ढलते हैं। और मैं उसी तरह तो बहलता हूँ और सब जिस तरह बहलते हैं। और है अजब फैसले का सहरा भी, है अजब फैसले का सहरा भी, चल न पड़िए तो पाँव जलते हैं। चल रही है कि जिसे गा के पढ़ा जाए, मगर फिर भी हौसले मिलेंगे तो वो भी पढ़ूंगा। मगर एक नज़्म में, एक नज़्म सर सबसे पहले पेश कर रहा हूँ दलित समाज के हवाले से। अभी एक डॉक्यूमेंट्री आप सब ने देखी होगी, न्यूज़ पिंच ने, वो ख़ास मुसहर समाज की वो थी, तो उसके हवाले से एक नज़्म है। शायद उसमें कुछ ऐसी बातें हो कि जो बहुत ज़्यादा हकीकत से ताल्लुक़ रखती हैं। बस उन्हें जल्दी जल्दी पढ़ के फिर उसके बाद आपकी फरमाइश है। वो जी वो दिए जिनको हवाओं ने बुझा रखा है और शर्मिंदे तारीक बना रखा है, जिसके जलने से अंधेरों को घुटन होती है, मजहरे रौनक दिल जिसकी किरण होती है, उसको रुसवाई की जंजीर में जकड़ा गया है। उसकी तकदीर में तन्हाई को लिखा गया है। ज़िंदगी उसकी ज़माने के लिए ऐब है ऐब, उसकी हर सांस हवाओं पर सितम है लारैब। वो जो चलते हैं तो हो जाते हैं रस्ते नापाक, गर्दे रुसवाई से ढक जाती है उनकी पोशाक। उनके एहसास को एहसास नहीं कहते हैं, उनके अश्कों को कहाँ लोग नगी कहते हैं। भूख तो उनकी विरासत की सज़ा होती है, गालियाँ तंज हतक उनकी ग़िज़ा होती है। उनके चूल्हे से तो गुर्बत का धुआं उठता है, दर्द जब बैठ ही जाए तो कहाँ उठता है। सुबह की तरह से है नानो नमक दूर उनसे, सारा दिन रहती है खुशियों की चमक दूर उनसे। इनके बचपन को चबा जाती है गुर्बत इनकी, कत्ल कर देती हैं मजबूरियाँ हसरत इनकी। इनके चेहरों पर बनावट की हंसी होती है, पूरा वो मंजर कशी है। इनके चेहरों पर बनावट की हंसी होती है, ये जो रोते हैं तो दुनिया को खुशी होती है। इनकी बस्ती का तो एक नाम जहन्नम भी है, जिसमें सख्ती भी है दुश्वारियां हैं गम भी है। अब यहाँ से बस्ती की मंजर कशी देखिएगा। इनकी बस्ती के मकानों में घुटन रहती है, जिसकी दीवारों में खामोश चुभन रहती है। इनकी छत दर्द से तैयार करी जाती है, पूछने इनकी खबर बेखबरी आती है। इनकी दहलीज पे गुर्बत के दिए जलते हैं, इनके आंगन में मसाइब के शजर पलते हैं। ज़िंदगी में ही कई बार ये हो जाते हैं फौत, इनके जंगलों से सदा झांकती रहती है मौत। बेकली करती है तैयार चटाई इनकी, और गुलदस्ते पैबंद दुलाई इनकी। गमो अंदोह अलम होते हैं तकिया इनका, धूल से होता है तैयार बिछौना इनका। इनकी दीवारों से रिश्ती है गरीबी इनकी, झांकती रहती है सुराख से बेराह रवि। मलते हैं जख्म पे एक दूसरे के जब मरहम, इनके बर्तन भी सदा गाते हैं एक नगमे गम। एक अंधेरा इन्हें रातों को छिपा लेता है, जल्द मर जाने की हर वक्त दुआ देता है। शहरे आलाम में गुम होता है बचपन इनका, कमसिनी में नज़र आता है बड़कपन इनका। अब जो बच्चे होते हैं उस समाज के, उनकी मंजरकशी है सर से लेके पाँव तक एक एक हिस्से पे।
गम की तस्वीर बनाते हैं ये उलझे हुए बाल, जैसे तकदीर ने खींचा हो कोई खत्ते ज़वाल। खुश्क आँखें नहीं और तर नहीं होते कभी लब, फिर भी पेशानी अक़दस से झलकता है अदब। धूल चेहरे पे सजी होती है दुश्वारियों की, अबरुओं पर नज़र आती है चमक तारों सी। आँखों के आईनों में लश्करे गम होता है, जो उठाए हुए गुर्बत का अलम होता है। पलकों पलकों नज़र आता है सितारों का हुजूम, उनके पलकों पर आंसू सजे रहते हैं, वो आंसू नहीं है। पलकों पलकों नज़र आता है सितारों का हुजूम, जिसकी हर एक किरण होती है हरदम मग़मूम। इनकी गर्दन की लकीरें भी तो होती हैं तौक, जिनमें घुट घुट के मरे जाते हैं इनके हर शौक। इनके कांधों पे रखा जाता है गुर्बत का पहाड़, खाक में इनको बदल देता है आफत का पहाड़। इनके सीनों में कई तीरे सितम होते हैं, खून टपकता है तो लब खाक के नम होते हैं। इनके दिल दर्द की दरगाह हुआ करते हैं, जिसमें पीरे गमो आलाम रहा करते हैं। भूख को पालता रहता है सदा इनका शिकम, फाका कश होते हैं इस वारिस गुर्बत के हरम। पुश्त पर इनके लगाती है गरीबी कोड़े, बेकसी दर बदरी और असीरी कोड़े। जख्म फूलों की तरह पुश्त पे खिल जाते हैं, फिर भी ये बाग़े मोहब्बत में खजिल जाते हैं। गमो अंदोह अलम इनकी कमर तोड़ते हैं, जैसे आफातो मसाइब भरे घर तोड़ते हैं। इनके कदमों में पड़ी रहती है जंजीरें अलम, हिजरतें करती हैं, एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहते हैं। और आप जब ज़्यादा चलेंगे तो आपके पाँव में वरम पैदा हो जाता है। सुनिएगा, हिजरत करते हैं ये। गमो अंदोह अलम इनकी कमर तोड़ते हैं, जैसे आफातों मसाइब भरे गम घर तोड़ते हैं। इनके कदमों में पड़ी रहती है जंजीरें अलम, हिजरतें करती हैं पैदा इन्हीं कदमों में वरम। राह पुरखार का हर खार इन्हें जानता है, रास्ते का हर कांटा इन्हें जानता है। राह पुरखार का हर खार इन्हें जानता है, खून आलूदा हर एक संग इन्हें पहचानता। हर पत्थर जो खून में डूबा हुआ इन्हें जानता है। राह पुरखार का हर खार इन्हें जानता है, खून आलूदा हर एक संग इन्हें पहचानता है। ठोकरें इनको रफ़ीक़े दिलो जाँ कहती हैं, मुश्किलें इनको ही तो अपना जहां कहती हैं। इनके तलवों से लहू बहता है पानी की तरह, ज़ख्म रहते हैं मोहब्बत की निशानी की तरह। अलगरज इनका सरापा है मोहब्बत का जहां, अलगरज इनका सरापा है मोहब्बत का जहां। गमो अंदोह अलम होते हैं आबाद जहां। बहुत शुक्रिया। ये शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगी। हाँ, एक आखिरी मुलाकात को बुलाया था उसने। हाँ, नाम भी है? नहीं, नाम नहीं। एक आखिरी मुलाकात को बुलाया था उसने, मैं नहीं गया। यूं न जाकर मैंने बचाई रखी एक आखिरी मुलाकात। हाथ क्यों मिलाते हो, आस्ती में खंजर है। हाथ क्यों मिलाते हो, आस्ती में खंजर है। तुमसे दोस्ती करना मौत के बराबर है। तुमसे दोस्ती करना मौत के बराबर है। तो हमने डूब कर जाना, तुमने तैर कर जाना। तुमने तैर कर जाना। इश्क कुछ नहीं बस एक मौत का समंदर है। इश्क कुछ नहीं बस एक। और ये शेर बतौर ख़ास, ये आप सब ने देखा होगा, लहजा बहुत सख्त है, बहुत कड़वा बोलता है। सुनिएगा। उसकी तल्ख बातों से उसका हुस्न बढ़ता है। उसका हुस्न बढ़ता है। उसका सख्त लहजा ही उसका असल जेवर है। उसका सख्त लहजा ही
उसका असल ज़ेवर है। और 2 शेर, फिर उसके बाद मक्ता ज़हमत तमाम। सिर्फ एक लम्हे में कोई बगल से गुजरा, हवा आई और हवा कहाँ तक पहुंची सुनिए। सिर्फ एक लम्हे में दिल का आईना टूटा, दिल का आईना टूटा, उसकी जुल्फ भी यारो जुल्फ है या पत्थर है, उसकी जुल्फ भी यारो जुल्फ है या पत्थर है। तुम मुझसे दोस्ती क्यों नहीं कर रहे हो, मेरे करीब क्यों नहीं? वजह सुनिए। हाँ, तुम बुलंद हो मुझसे, दिल में आ न पाओगे, दिल में आ न पाओगे, क्यों? मेरे दिल का दरवाजा मेरे ही बराबर है, मेरे दिल का दरवाजा। और ये आखिरी शेर मक्ते की सूरत में शायद एक तीर हो जो हमारे सीने का हो और आपके सीने में भी पैवस्त हो जाए, और खून टपके तो आपकी जिम्मेदारी है। सुनिए। एक बाप बेटी से कह रहा था ए बेटी, कह रहा था ए बेटी, देखो वो फुला लड़का, देखो 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 वो फुला लड़का, कैफ से तो बेहतर है, देखो वो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए आप लोग को एक कविता सुना रहे हैं। ये फहमीदा रियाज की एक कविता है, अ वुमन इज़ लाफिंग, ठीक है। और फहमीदा रियाज का जन्म यहीं हुआ था, मेरठ में, यूपी में। बाद में ये पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान चली गई थी और बाद में वहाँ से थोड़े दिन फिर भारत रहने आई। फिर बाद में इनका 2018 में इनका निधन हो गया था। चूँकि ये प्रोग्रेसिव राइटर थी और बड़ी अच्छी कविताएं इन्होंने लिखी हैं। और छोटी सी कविता है, बोर नहीं करेंगे। तो कविता है, एक महिला हंस रही है। एक पथरीले पहाड़ की मधुर छाया में एक स्त्री हंस रही है। न शोहरत न पैसा, बस एक स्वतंत्र और साहसी स्त्री। संसार के सभी मंदिरों में आपको किसी स्त्री के खिलखिलाते हुए मधुर स्वर नहीं सुनाई देंगे। सभी खजानों के बाजार में भी आपको किसी स्त्री के खिलखिलाते हुए मधुर स्वर नहीं मिलेंगे। एक दुर्लभ मादक रस जो वह इतनी सहजता से अपने भीतर समेटे रखती है, उसे ना तो कैद किया जा सकता है और ना ही बेचा जा सकता है। तो आओ हवा बन जाओ, जंगली घाटी में उसके चेहरे को चूमते हुए, लंबे और खुले बाल लहराते हुए, हवा की बेटी हवा के साथ गा रही है, एक स्त्री हंस रही है। थैंक यू। एक और सुनाओ। और इसका शीर्षक ही है सुनो लड़कियों। चित्रा पवार की एक कविता है। सुनो लड़कियों, कोई नहीं देगा तुम्हें तुम्हारे हिस्से की ज़मीन, आसमान, हवा, धूप, पानी। सुनो लड़कियों, जंगली फूलों की तरह हक से उगना और जम जाना सीखो। यहाँ पर मैं जो है सबसे छोटा हूँ संभवतः, बाकी सारे मुझसे वरिष्ठ हैं और उसमें 4 गुरुजन हमारे हैं। वो है छोटा। ठीक है। तो हमारे 4 जो गुरुजन हैं, उस्ताद हैं। राशिक खजीमाबादी का एक शेर का एक मिसरा जो है चारों उस्तादों को मैं समर्पित कर रहा हूँ कि शागिर्द हैं हम मीर के, शागिर्द हैं हम मीर के, उस्ताद हैं राशिक, उस्तादों का उस्ताद है उस्ताद हमारा। है कि बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, बदन पे जिसके शराफत का पैरहन देखा, वो आदमी हमने यहाँ बदचलन देखा। क्या बात है। और आदम गोलू भुनी प्लेट में, विस्की गिलास में,
उतरा है रामराज विधायक निवास में। पक्के सवाल नहीं ये नहीं बोलना। चलिए आदम गोरी साहब एक और शेर है कि तुम, आदम साहब का एक और शेर है कि तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, तुम्हारी मेज चांदी की तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर आज भी फूटी रकाबी है। रकाबी थाली को कहते हैं। भी जो समाज है उस हिसाब से लड़के और लड़कियों का जो प्रेम है उस पर सुना देता हूँ कि कब से कहने की हिम्मत जुटा रहा हूँ कि तुझसे मोहब्बत है कितनी, ना जाने इस दिल में आज ऐसा क्या हुआ, दिल ने कहा कह ही डालूं, जब किताब की पन्नों की सफ़ेदी तेरे चेहरे पर चमकती है दिल रुक सा जाता है, जब हंसी की एक ठंडी लहर तेरे कानों तक घुसती है तो दिल थम सा जाता है, ना जाने इस दिल में आज ऐसा क्या हुआ, दिल ने कहा कह ही डालूं कि तुझसे मोहब्बत है कितनी। क्योंकि मैं बाराबंकी का रहने वाला हूँ तो वहाँ के कुमार बाराबंकवी कुमार बाराबंकी वहाँ के बहुत प्रसिद्ध हैं। तो शायद उनकी गज़ल है या क्या है नज़म मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद है। तो मैं सुना रहा हूँ कि वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूल जाने में, नहीं वो मुझे आइडिया नहीं ना उनके बाद मुझे बस पसंद उनकी लाइनें हैं। हाँ सुनिएगा, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं, वो हैं पास और याद आने लगे हैं, मोहब्बत के होश अब ठिकाने लगे हैं, सुना है हमें वो भुलाने लगे हैं तो क्या हम उन्हें याद आने लगे हैं। हाँ सुनिए कि हटाए थे जो राह से दोस्तों की वो पत्थर मेरे घर में आने लगे हैं, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहना था उनसे मोहब्बत है मुझको, ये कहने में मुझको जमाने लगे, हवाएं चली और नमौजें ही उठी अब ऐसे भी तूफ़ान आने लगे हैं, क़यामत यकीनन करीब आ गई है, खुमार अब तो मस्जिद में जाने लगे हैं। जो जगह बची हैं उसके लिए पढ़ दे रहा हूँ। हाँ भर दी बची हुई जगह मंगले दरबार की। रोज़ कुछ भूलता कुछ खोता रहता हूँ, चश्मा कहाँ रख दिया है, कलम कहाँ खो गया है, अभी अभी कहीं पर नीला रंग देखा था वह पता नहीं कहाँ चला गया। मैं दुनिया लगा ले रहा हूँ। ठीक है सर, फिर से पढ़ूंगा। कविता का शीर्षक है बची हुई जगहें, मंगले डबराल की हैं। रोज़ कुछ भूलता कुछ खोता रहता हूँ, चश्मा कहाँ रख दिया है, कलम कहाँ खो गया है, अभी अभी कहीं पर नीला रंग देखा था वह पता नहीं कहाँ चला गया है। चिट्ठियों के जवाब देना, कर्ज की किस्तें चुकाना भूल जाता हूँ, दोस्तों को सलाम और विदा कहना याद नहीं रहता। अफसोस प्रकट करता हूँ कि मेरे हाथ ऐसे काम में उलझे रहें जिनका मेरे दिमाग से कोई मेल नहीं था। कभी ऐसा भी हुआ जो कुछ भूला था उसका याद न रहना भूल गया। माँ कहती थी उस जगह जाओ जहाँ आखिरी बार तुमने उन्हें उतारा या रखा था। अमूमन मुझे वे चीज़ें फिर से मिल जाती थी और मैं खुश हो उठता। माँ कहती थी चीज़ें जहाँ होती हैं अपनी एक जगह बना लेती हैं और वह आसानी से मिटती नहीं। माँ अब नहीं है, सिर्फ उसकी जगहें बची हुई हैं। चीज़ें खो जाती हैं लेकिन जगहें बनी रहती हैं, जीवन भर साथ चलती रहती हैं। हम कहीं और चले जाते हैं, अपने घरों, लोगों, अपने पानी और पेड़ों से दूर। मैं जहाँ से एक पत्थर की तरह खिसक कर चला आया उस पहाड़ में भी एक छोटी सी जगह बची होगी। बहुत इस बीच मेरा शहर एक विशालकाय बांध के पानी में डूब गया, उसके बदले वैसा ही एक शहर और उठा दिया गया। लेकिन मैंने कहा यह वह नहीं है मेरा शहर, एक खालीपन है। घटनाएं विलीन हो जाती हैं लेकिन जहाँ वे जगह बनी रहती हैं, जहाँ वे घटित हुई थी वे जमा नहीं होती, साथ साथ चलती हैं, याद दिलाती हुई कि हम क्या भूल गए हैं और हमने क्या खो दिया है। अपने गाइड को लेकर जब से मैंने जाना अपने गाइड को, मेरी पहली क्लास उनकी जब मैंने उनकी पहली क्लास करी तो देखा कि सबसे अधिक कोई निष्पक्ष बोल रहा था, सबसे सरल कोई बोल रहा था और सबसे सीधा कोई बोल रहा था, जिसको समझने के लिए कोई जटिलता की ज़रूरत नहीं थी, बहुत बड़ी बौद्धिकता की भी ज़रूरत नहीं थी। और तब पाता हूँ कि हमें विभाग का सबसे बेस्ट टीचर कोई लगा तो मेरे निर्देशक लगे।
और ये बात मैं कई बार मैम से भी कह, मतलब लाडला में सबसे अधिक मैम कर रहा हूँ और बड़े अधिकार भाव से कह भी पाता हूँ कि मुझे सबसे प्रिय है तो थापा सर है। वहाँ सीखता हूँ प्रेम भी और विद्रोह भी। प्रेम सीखता हूँ और तब जानता हूँ कि व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में कैसे सामंजस्य करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ, पर लेकिन जानता हूँ विद्रोह ज़रूरी होता है प्रेम के लिए। कभी कभी लगता है कि स्वयंवर, सीता स्वयंवर आसान नहीं था। स्वयंवर में सीता को पाने के लिए भी आपको धनुष तोड़ने की योग्यता होनी ही चाहिए। हमें सस्तेपन से कुछ मिलता नहीं है। और मेरी मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गई है, हॉस्पिटल में था तो भैया का फ़ोन लेके पढ़ रहा हूँ। एक कविता, अपनी कविता है। तुम्हारे दिख जाने भर से कुछ जीवन में पहली बार घटा और तुम जीवन का पहला प्यार हुई। बरसों बीत जाने के बाद तुम्हें भूला नहीं गया है। कितना कुछ बीतने के बाद भी स्मृतियों का अक्षय धन हो तुम। विस्मृत हो जाती हैं घटनाएं, तुम घटना नहीं थी। तुमसे जुड़ना, तुमसे शाश्वत हो जाना था। अब कई पड़ावों पर अनजाने ही मस्तिष्क गढ़ लेता है तुम्हारी अनुकृति और आकृति। हृदय भर लाता है तुम्हारे लिए भावनाएं। आँखें छलक पड़ती हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे स्वर में डूब जाते हैं मेरे कर्ण और सचित्र हो उठती हैं तुम्हारी 3 उंगलियों पर नाचती एक कलम। सबको समझाते, जीवन संघर्षों से लड़ते हुए, व्यस्त से व्यस्ततम होती ज़िंदगी में भी तुम छूट नहीं पाई। एकांत में बैठे बैठे यह सब सोचता हूँ, फिर अचानक से मुस्कुराते हुए उठता हूँ किसी ज़रूरी काम के लिए, मगर एक क्षण रुक कर कह ही उठता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मन। तुम्हारे पास आज भी अवकाश है प्रेम के लिए, स्मृतियों के लिए, कभी भी कुछ भी ना भूलने के लिए। मेरे अपने लिए भी धन्यवाद मन। एक गज़ल है। तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। तुम हो खुशबुओं के ख्वाब की खुशबू, तुम हो खुशबुओं के ख्वाब की खुशबू और इतनी हो कि बेमुरव्वत हो। तुम हो पहलू में पर करार नहीं, तुम हो पहलू में पर करार नहीं, यानी ऐसा कि जैसे फुरकत हो। है मेरी आरज़ू कि मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। है मेरी आरज़ू कि मेरे सिवा तुम्हें सब शायरों से वहशत हो। किस तरह छोड़ दूँ तुम्हें जाना, तुम मेरी ज़िंदगी की आदत हो। किस लिए देखती हो आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो। दास्तां ख़त्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। एक लाइन जो सबसे अच्छा लग रहा है, क्या कहा इश्क जावेदानी है, आखिरी बार मिल रही हो क्या। और एक और इसी में लाइन है, एक बड़ी मिल रही हो बड़े तपाक के साथ, बिछड़ने का इरादा कर लिया है क्या। और फिर है इसी में यार एक और, बहस हार जाओगी, इतनी बड़ी दलील तो नहीं। मत करो बहस हार जाओगी, हुस्न इतनी बड़ी दलील नहीं। गाना भी गा दें। रंजिश ही सही, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ, रंजिश ही सही। आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ,
जिस ही सही माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना। अरे रुक जाइए अरे भाई आप लोग कठिन है। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, चुपके से किसी रोज जताने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, जैसे तुम्हें आते हैं न आने के बहाने, वैसे ही किसी रोज न जाने के लिए रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए रंजिश ही सही, आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए रंजिश ही सही, लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला, खुशियों की मंजिल ढूंढे तो गम की गर्द मिली, खुशियों की मंजिल ढूंढे तो गम की गर्द मिली, चाहत के नगमे चाहे तो आहें सर्द मिली, दिल के बोझ को दूना कर गया ओ गम खार मिला, हमने तो जब कलियां मांगी कांटों का हार मिला, जाने वो कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला। हर एक बात पर कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम के तू क्या है, हर एक बात पर कहते हो तुम के तू क्या है। तर्ज दूसरी तरफ जाएगी मगर फिर से पलट के आऊँगा। हर एक बात पर कहते हो तुम के तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, तो रगों में दौड़ते
फेरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फेरने के हम नहीं कायल, गराख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत शुक्रिया। ने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं। सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं, तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, दगाबाज हो तुम सितम ढाने वाले, फरेबे मोहब्बत में उलझाने वाले, ये रंगी कहानी तुम्ही को मुबारक, तुम्हारी जवानी तुम्ही को मुबारक, हमारी तरफ से निगाहें हटा लो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, काली काली जुल्फों के फंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ए हुस्न वालो, न छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं, बहुत ज़ख्म सीने पे खाए हुए हैं। से अपनी बात को शुरू करूँगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में, हर सड़क पर हर गली में हर नगर हर गांव में, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए, हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। अंगिक हैं और जो ये दौर चल रहा है, जो महेंद्र जी ने जिक्र किया, लोकतंत्र खतरे में है, चूँकि इमरजेंसी देश में लागू हुई थी, लेकिन वो घोषित इमरजेंसी थी। मेरा मानना है ये अघोषित है, कौन कब बोल रहा है कब जेल में चला जाए, और जातियों में कैसे नफरत घोल दी गई, इंसान इंसान में और धर्मों में को लेकर किस तरह से इस समय नफरत चल रही है, उसको लेकर के पंक्तियाँ हैं। और किसी ने कहा था कि क्या बनाने आए थे क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो जात अच्छी परिंदों की, कभी मंदिर पर जा बैठे कभी मस्जिद पे जा बैठे। और क्या बात, गोपाल दास नीरज जी की ये पंक्तियाँ हैं। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए, जिसकी खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। और जिस खुशबू से महक जाए पड़ोसी का भी घर, उस फूल इस किस्म का हर समत खिलाया जाए। आग बहती है यहाँ गंगा में झेलम में भी, कोई बतलाए कहाँ जाके नहाया जाए। प्यार का खून हुआ क्यों ये समझने के लिए, हर अंधेरे को उजाले में बुलाया जाए। और मेरे दुख दर्द का तुझ पर हो असर कुछ ऐसा, मैं रहूं भूखा तो तुझसे भी न खाया जाए। क्या बात, और जिस्म दो हो के भी दिल एक हो अपने ऐसे, मेरा आंसू तेरी पलकों से उठाया जाए। और गीत अनमन है गजल चुप है, रुबाई है दुखी दुखी, ऐसे माहौल में नीरज को बुलाया जाए। दरवाजे लबों के बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, उस माहौल में इस शाम के वक्त जब सितारे बड़ी टकटकी निगाहों से ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, चांद अपने चेहरे से रोशनी के पर्दे को इस तरीके से हटा रहा है कि सूरज की तमाम ज़िया उसके अंदर
रोशन हो रही है। इस माहौल में एक ऐसा शख्स कि जिसने अरस्तु, सोक्रात और अफलातून, गोएटे जैसे शख्सियत को पढ़ते पढ़ते अपने सर के बाल सफ़ेद कर दिए और इसका असर ऐसा हुआ कि ये असर दाढ़ी तक आ गया मगर याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ बाल सफ़ेद है मगर इनका दिल आज भी लाल है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इन्हीं के लिए शायद इरफान सिद्दीकी ने कहा था, शमे तन्हा की तरह सुबह के तारे जैसे, शहर में एक ही दो होंगे तुम्हारे जैसे। इस्तेक़बाल कीजिए उस शख्सियत का जिस शख्सियत ने अपना नाम हर रोज़ अखबार में पढ़ा, जिससे मैं पहली बार मिला तो मैंने कहा जब आप अपना नाम पढ़ते होंगे तो आपको तो ये उम्मीद होती होगी कि काश ये सीएम मेरे नाम के आ जाए। आइए इस्तेक़बाल कीजिए जनाब डॉक्टर अखिलेश। क्या रोही की एक कविता को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। विरह मिलन है, मिलन विरह है, मिलन विरह का, विरह मिलन का ही जीवन है। मैं कवि हूँ और तीन तीन बहनों का भाई हूँ। हल्दी, दूब और गले की हंसुली से चूम चूम कर बहनों ने मुझे प्यार करना सिखाया है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे प्यार का सोता सूख जाएगा, कि मेरे प्रेम का दुर्वाकुर मुरझा जाएगा। लेकिन पूंजीवादी समाज की चौपालों और सामंतवादी समाज के दलालों, औरत का तन और मुर्दों का कफन बिकता हुआ देखकर मेरे प्यार का सोता सूख गया, मेरे प्रेम का दुर्वाकुर मुरझा गया। मैंने समझा प्यार व्यभिचार है, शादी बर्बाद है। लेकिन जब प्रथम दृष्टया मैंने तुमको देखा तो मुझे लगा कि प्यार मर नहीं सकता, वह मृत्यु से भी बलवान होता है। मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूँ कि जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो मुझे लगता है कि क्रांति हो। तुम्हारा सौंदर्य मुझे बिस्तर से समर की ओर ढकेलता है और मेरे संघर्ष की भावना सैकड़ों तो क्या सहस्त्रों गुना बढ़ जाती है। मैं सोचता हूँ कि तुम कहो तो मैं तलवार उठा लूँ, तुम कहो तो मैं दुनिया को पलट दूँ, तुम कहो तो मैं तुम्हारे कदमों में जान दे दूँ ताकि मेरा नाम इस दुनिया में रह जाए। मैं सोचता हूँ तुम्हारे हाथों में बंदूक बहुत सुंदर लगेगी और उसकी एक भी गोली बर्बाद नहीं जाएगी, वह वहीं लगेगी जहाँ तुम मारोगी। लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए इससे भी सुंदर परिकल्पना है प्रिय। जब तुम्हें गोली लगेगी और तुम्हारा खून धरती पर बहेगा तो क्रांति पागल की तरह उन्माद हो जाएगी। लाल झंडा लहराकर फहरा पड़ेगा दुश्मन के वक्षस्थल पर, और जब मैं तुम्हारा अकिंचन प्रेमी कवि अपनी कमीज़ फाड़कर तुम्हारे घावों पर मरहम पट्टी करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ। धन्यवाद। पढ़ नहीं सकते पर नहीं छूटता इनका भूख से पीछा। ये अक्सर भूखे रहते हैं और खा लेते हैं एक वक्त की भूख। इन्हें यकीन नहीं किसी सरकारी वादे में या किसी बहुमत की सरकार में। इन्हें यकीन है तो खाने के फेंके गए डिब्बों में, किसी कूड़े घर में, किसी दूसरे। लखनऊ तहजीब का, अदब का शहर, मोहब्बत का शहर। इस शहर में यूँ तो बहुत ऐसे आसमान हैं जो ज़मीन बन के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बहुत से सूरजों ने अपनी सूरत चराग जैसी बना ली है। बहुत से सितारों ने आसमानों से उतरकर ज़र्रों की शक्ल अख्तियार कर ली है। बहुत से आसमान दहलीज पर बिछ जाया करते हैं। उनकी कदर तब समझ में आती है, उसी तरह समझ में आती है जब चाँद सुबह चला जाता है तो हमें चांदनी का मज़ा नहीं रहता। जब सूरज शाम के ढलने के बाद गायब हो जाता है तो अंधेरे की चादर हमें ढाक लेती है। फिर हम थोड़े वक्त की रोशनी के लिए चराग जलाने का काम करते हैं, जुगनुओं का सहारा लेते हैं। मगर वो शख्सियत कि जो एक अरसे दराज से हमारे दिल की सल्तनत में हुकूमत कर रही है, मगर उस शख्सियत ने कभी अपने आप को हाकिम नहीं कहा, क्योंकि हाकिम वो होता है जो दूसरे को महकूम रखता है। वो शख्सियत कि वही शख्सियत कि जब बोलने पर आती है तो ज़बानें खामोश हो जाती हैं, और जब खामोश होने पर आती है तो उसकी खामोशी से बोलने का तरीक़ा सीखा जाता है। आइए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ मीर का वो गज़ल और
गालिब की वो बुलंद ख़याली, अल्लामा इकबाल का फ़लसफ़ा, जोश का इनकलाब और फैज़ अहमद फैज़ का जदीदियत का वो जज्बा कि जो एक हुकूमत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का हमारे और आपके दिल में चिराग रोशन करता है। आप क्या सोचते हैं कि वो चिराग जो इनकलाब की सूरत में है वो मद्धम हो गया है, उन्हें जुल्म के और बर्बरियत की हवाएं बुझा चुकी हैं? बल्कि नहीं, इस सूरज की तरफ रोशनी कीजिए कि जिस सूरज ने इस ज़मीन पर आने के बाद, जिस सूरज का नाम उसके वालिदैन ने एसबी थापा रखा, वही शख्स जो हिंदी के आंचल में आने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ हिंदी की बात नहीं करता बल्कि उर्दू की भी बात करता है, और सिर्फ़ और सिर्फ उर्दू की बात नहीं करता बल्कि हिंदी और उर्दू के ज़रिए एक जो गंगा जमनी तहज़ीब वजूद में आती है उसकी नुमाइंदगी करने वाली शख्सियत और बड़े खामोशी के साथ ज़िंदगी गुजारने वाली शख्सियत। ये अलग बात कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। तो ऐसे दरवेशों से मिलता है तुम्हारा रिश्ता जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। इस्तकबाल कीजिए आपके हिस्से में जितनी तालियां बची हुई हैं, जितनी तालियां उधार हैं, जितनी तालियां कर्ज हैं, जितनी तालियां ऋण के तौर पे बाकी हैं, जितनी तालियों का लोन आपके कांधों पर है, सब चुका दीजिए, इसलिए कि आपके कांधों पर तहजीब का पहाड़। मैं यहाँ पे अपनी निज़ामत ख़त्म कर देता सर, मगर आपने मुस्कुरा के मुझे दूसरी तरफ इशारा कर दिया। अब वो इशारा ये था, मैंने आपकी पेशानी पर देखा तो आपकी पेशानी पर लकीरें नज़र आ रही हैं। ये लकीरें वो लकीरें नहीं हैं जो मुश्किलों के वक्त हमारी पेशानी पर आ जाती हैं। इनकी आंखों के नीचे देखिए तो काले निशान नज़र आएंगे। ये काले निशान वो हैं जो रात भर जाग कर मुआशरे को नई सुबह देने की कोशिश में, जब रात ने देखा ये शख्स समाज को नई सुबह देने के लिए अपनी रात को बर्बाद कर रहा है, तो उसने चांद की काजल की डिबिये से वो काला निशान लेके इनकी आंखों के नीचे लाकर लगा दिया। इनके झुके हुए कांधे इस बात की दलील दे रहे हैं कि इनके कांधों पर इस समाज और मुआशरे की इर्तिका का, बुलंदी का एक बहुत मजबूत पहाड़ रखा गया है। और ये हमारे कांधों पर जब हाथ रखते हैं तो ये हाथ रखना इनका शाबाशी देना नहीं, बल्कि इस जिम्मेदारी के पहाड़ को हमारे कांधों पर वापस करना और इस विरासत को हम तक पहुंचाने का एक इशारा होता है। बड़े ही अदब व एहतराम के साथ इस्तकबाल कीजिए उस शख्सियत का जो मोहताज तारुफ नहीं है। इस्तकबाल कीजिए हमारे उस्ताद और आपके उस्ताद मोहतरम एसबी थापा सर का, बड़े ही तालियों के साथ। एक बंद मैं उस सरोकार से संबंधित सुना के फिर मैं जो सुनाना चाहता था वो सुनाऊंगा। ये हरिवंश राय बच्चन की कविता है, साहित्यिक कविता है लेकिन मीनिंगफुल है। अंधेरी रात है, अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है। कल्पना के हाथों से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिसमें बितानों को तना था, स्वप्न ने अपने करों से था जिसे रुचि से संवारा, स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों से रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटा कर ईंट कंकड़ पत्थरों की, एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात पर दीवा जलाना कब मना है।
ये तो उनके याद मुझे गाने लगी हर धड़कन, खुशबू ले आई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू ले आई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पे मेहंदी रच जाए। जिस पल नैनों में सपना तेरा आए, उस पल मौसम पे मेहंदी रच जाए, और तू लगे जैसे दुल्हन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू ले आई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे। जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, जब मैं रातों में तारे गिनता हूँ और तेरे कदमों की आहट सुनता हूँ, लगे मुझे हर तारा तेरा दर्पण, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू ले आई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे। हर पल मन मेरा मुझसे कहता है, जिसकी धुन में तू खोया रहता है। हर पल मन मेरा मुझसे कहता है, जिसकी धुन में तू खोया रहता है। भर दे फूलों से उसका दामन, आए तुम याद मुझे, गाने लगी हर धड़कन, खुशबू ले आई पवन, महका चंदन, आए तुम याद मुझे। सुनिए भाई। गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता, मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता। गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता,
मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना जरा इतना सुने। आएंगी बहारें तो अब के उन्हें कहना ज़रा इतना सुने। मेरे गुल बिना उनका कहाँ, मेरे गुल बिना उनका कहाँ के बहार नाम होता, गुल मुहर गर हमारा नाम होता। मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता। शाम की गुलाबी से आंचल में ये दिया जला है चाँद सा। शाम की गुलाबी से आंचल में ये दिया जला है चाँद सा। मेरे गुल बिना उनका भला, मेरे गुल बिना उनका भला के क्या नाम होता, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता। मौसमे गुल को हंसाना भी हमारा काम होता, गुल मुहर गर तुम्हारा नाम होता। की आवाज़ को अपने इस कैमरे के कैदखाने में कैद करके आज़ाद कर देता है तो फिजाओं में फैल जाती है। इस्तेमाल कीजिए हमारे और आपके बड़े भाई काले के अंदर लाल कपड़ा पहनने वाले और अपने चैनल का नाम ही रखने वाले बोलो साथी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ कुमार बोलो भैया आप आए और हम गोरख पांडे की कविता है, उनका डर। वे डरते हैं, किस चीज़ से डरते हैं वे? तमाम धन दौलत, गोला बारूद, पुलिस फौज के बावजूद। वे डरते हैं कि एक दिन निहत्थे और गरीब लोग उनसे डरना बंद कर देंगे। बहुत शुक्रिया। बस 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 ठीक। और जो मोहब्बत की हर किताब और हर सिलेबस से गुजर कर और एक रिजल्ट और एक डिग्री पाने के बाद, डिग्री मोहब्बत की डिग्री नहीं बल्कि जुदाई की डिग्री होती है। जब उस डिग्री को कोई पा लेता है तो अपने चेहरे की हंसी के पीछे एक बड़ी खामोश उदासी के साथ बैठ जाता है, तो उस शख्सियत को बड़े ही मोहब्बत के साथ अनिल मास्टर कहते हैं। आप 2017 में, और मुझे जेल की यादें ताज़ा हो गई तो मैं सोचा वो सुना देता हूँ। हम सबसे ज़्यादा 2 लाइनें उसकी जानते थे। उस अभी पढ़ा महेंद्र ने कि आग मेरे सीने में हो या तेरे सीने में हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। तो उसको हम लोगों ने जेल के समय याद कर लिया था पूरा जेल में। और दोबारा जब मैं जेल गया तो एक वसीम बरेलवी साहब की गज़ल थी जो मैं सुनाता था, तो बार बार लोग किसी भी प्रोग्राम में मैं जाता तो हमसे वही सुनते थे। तो मैं वही सुनाना चाहता हूँ वसीम बरेलवी साहब की कि हादसों की जद पे हैं तो मुस्कुराना छोड़ दें, जलजलों के खौफ से क्या घर बनाना छोड़ दें, और तुमने मेरे घर ना आने की कसम खाई तो है, इन आंसुओं से भी कहो आंखों में आना छोड़ दें। और प्यार के दुश्मन कभी तो प्यार से कह के देख, एक तेरा दर ही क्या हम तो जमाना छोड़ दें। और घोंसले वीरान हैं अब वो परिंदे ही कहाँ, एक बसेरे के लिए जो अब आबोदाना छोड़ दें, और तुमने मेरे घर न आने की कसम खाई तो है, इन आंसुओं से भी कहो कि आना छोड़ दें।
मेरे महबूब न मांग मुझसे पहली सी मोहब्बत, मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है। तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। तू जो मिल जाए तो तकदीर निगू हो जाए, यूं ना था मैंने फ़कत चाहा था यूं हो जाए। और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहते और भी है वस्ल की राहत के सिवा। वो जिनके ओहदे उनसे बड़े थे, वो जिनके ओहदे उनसे बड़े थे, सभी के सब बड़े चिकने घड़े थे। वो जिनके ओहदे उनसे बड़े थे, सभी के सब बड़े चिकने घड़े थे। ये जो बाज़ार में तनकर खड़े हैं, यही दरबार में औंधे पड़े थे। वो जिनके ओहदे उनसे बड़े थे, सभी के सब बड़े चिकने घड़े थे। ये जो बाज़ार में तनकर खड़े हैं, यही दरबार में औंधे पड़े थे। वो जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़े थे, वो जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़े थे, वही हर जुल्म से जमकर लड़े थे। जिन्हें सूरज सलामी दे रहा है, सूरज ये नहीं, जिन्हें सूरज सलामी दे रहा है, अंधेरों की गुलामी में खड़े थे। वो जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़े थे, वो जिनकी अक्ल पर पत्थर पड़े थे, वही हर जुल्म से जमकर लड़े थे। जिन्हें सूरज सलामी दे रहा है, अंधेरों की गुलामी में खड़े थे। उसूलों पर अभी तक जो अड़े हैं, भले ही हाशिए पर जा पड़े हैं। हमारे सही बदलाव के वाहक वही हैं, हमारे दौर के नायक वही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैफ साहब, कैफ गाज़ीपुरी साहब। और सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी, बहुत बहुत मुबारक हो सूरज को। हाँ, बहुत मुबारक हो सूरज को। ऐसे ही दिन पर दिन आगे बढ़ते जाएं, अपने साथ अपने लोगों को प्रेरणा देते रहें, अपने काम से, अपने नाम से। तो इनके लिए बहुत शुभकामनाएं, इनके लिए भी और हमारी रीता के लिए भी। ये दोनों मुझे बहुत प्रिय हैं, अपने काम के कारण भी और वैसे व्यक्तिगत तौर पर भी। आज जो जिस ढंग से रीता ने मनाई है सूरज की सालगिरह, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ और बिल्कुल नायाब ढंग है, बिल्कुल अनोखा ढंग है। पहली बार मैंने देखा है कि कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, उसकी सालगिरह मनाई जा रही है और उसमें इतने स्टूडेंट्स हैं और सिर्फ स्टूडेंट्स हैं। कोई ये नहीं है कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो तो कोई ये वाइस चांसलर हो तो कोई ये अधिकारी हो तो कोई वो, नथिंग। सिर्फ उनके विद्यार्थी और वो और उनके प्रियजन। ये एक बिल्कुल अनोखा, बिल्कुल नया तरीका था और इतना खूबसूरत तरीका है कि मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। और फिर उसमें भी मौका क्या है कि अपने हर विद्यार्थी को ये मौका दिया गया और हर विद्यार्थी की ये ख्वाहिश भी थी और उनके उन गुणों को पहचान करके कि हमारे इतने विद्यार्थी हैं जो अच्छी कविता करते हैं, अच्छा उनका एक्सप्रेशन है, तो वो उनकी हम कविताएं सुनेंगे। जब इन्होंने मुझे बताया तो मुझे इतनी खुशी हुई कि और मैं बहुत सौभाग्यशाली अपने को समझती हूँ कि आज मुझे इन्होंने दावत दी। हालांकि सब बड़ों को नहीं बुलाया था, इन्होंने जो अपने यंगस्टर्स को ही बुलाया था, उसमें मुझे उन्होंने शामिल किया। तो मैं बहुत आभारी हूँ रीता की इस बात के लिए। तो ये जो उन्होंने ये काम किया, ये बहुत ही बढ़िया अद्भुत काम था। और मुझे जितना एनलाइटन मैं हुई हूँ आज,
क्योंकि अब विद्यार्थियों से मेरा उतना ताल्लुक़ नहीं रह गया। आखिरी मैंने कई साल पहले पत्रकारिता पढ़ाई थी, तब उसमें विद्यार्थियों से मिलती थी। उसके बाद से मेरा यंगस्टर से उतना ताल्लुक़ नहीं रह गया। लेकिन आज जो कविताएं मैंने सुनी, जितनी तरह की कविताएं सुनी, ये एक अनोखा मंच था जिसमें मेरा ख्याल ये दुर्लभ अकेला मंच था कि जिसमें इतनी तरह की कविताएं हमें मिली। अच्छा लगा। और एक और चीज़ जो मुझे बहुत खुशी हुई कि एक शायर मुझे ऐसा मिला यहाँ जो लग रहा है कि उर्दू मुशायरे से सीधे उठ के यहाँ आ रहा है, और न सिर्फ वो शायरी करता है बल्कि वो निज़ामत में भी ज़बरदस्त है। और निज़ामत में के जो गुण हैं वो उसमें इतने भरपूर हैं कि मुझे लग रहा है कि मतलब वो मंजूर साहब के हाँ की तरह का है कि मतलब जो निज़ामत भी बहुत अच्छी करते थे और शायर भी बहुत खूब थे। तो और जिन लोगों ने यहाँ कविताएं पढ़ी, मुझे खुशी हुई कि जिस तरह की कविताएं पढ़ी उन सब ने, मैं इसका कभी इस्तेमाल नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोगों को देखा हमने, तो हमने कुछ इसमें आप सबके नाम नोट करे थे, लेकिन अब मैं उसको खोल नहीं पाऊँगी इसलिए आप सबका बहुत शुक्रिया। लेकिन जैसे अखिलेश यादव की कविता थी, मतलब उस कविता को मैं ये कहूँगी कि एक नई ज़मीन भी तोड़ी उसने। जो भाषा की बंदिश होती है और जो भाषा के उसमें प्रवाह में एक ज़बरदस्ती आप हिंदी का कोई शब्द रखने की कोशिश करते हैं या कोई वो, और पाकिस्तान में आजकल इस तरह की बहुत कविता लिखी जा रही है, उस तरह की कुछ ये कविता थी अपने शिल्प में। तो उसका और जो भाव उसका था वो तो बहुत ज़बरदस्त था ही, बहुत शानदार कविता थी। आप लोगों ने भी एकलव्य पर कई लोगों ने कविता कही, बहुत अच्छी कविताएं थी। वो सुनाया था कि मतलब वो जवानी तो गुजर ही जाती है, ये बुढ़ापे में है। आपने हाँ, तो वो लगा कि हम लोगों की तरफ की बात है। तो बहुत अच्छा रहा करिए, और ये बहुत ही खूबसूरत गैदरिंग, इसके लिए मैं जितनी मुबारकबाद दूँ रीता को, और चूँकि आपके बहाने से हुआ तो आपको तो बहुत, और इस तरह की वो चलती रहनी चाहिए। और ये जो आप लोगों की कविता की ताकत है और जो आपकी गायन की ताकत है, जो आपकी लोक कलाओं की ताकत है, उनको आप बरकरार रखिए। और सिर्फ आपस में और सिर्फ ये अच्छा लगा। और हाँ और सब एक के बाद एक चले आ रहे हैं, जिसको भी ध्यान आ रहा है। तो और दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही नहीं हम देखेंगे। मैं समझती हूँ हबीब जालिब की वो मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता, वो भी बहुत ज़रूरी कविता है हमारे वक्तों के लिए, जो हम जिस वक्त से हम गुजर रहे हैं, और उसमें जिस तरह की वो ताकत देता है, जो देती है वो नज़म, तो वो अगर आप लोगों को याद हो तो वो भी आप गा सकते हैं इस वक्त। और वरना भी ठीक है, देखिए जैसे भी वहाँ तो अगली बार से ही, तो अभी हम देखेंगे, शुरू कीजिए। एक बार फिर संजय सूरज को बहुत बहुत मुबारकबाद। जितनी दुआएं दिल से निकलती हैं सब तुम्हारे लिए। हाँ, खूब तरक्की करो। हबीब जालिब का एक शेर हबीब जालिब का कि वो लोग कुछ कम निगाह जिनको, वो लोग कुछ कम निगाह जिनको समझ रहे हैं कि ना समझ हैं, वो लोग कुछ कम निगाह जिनको समझ रहे हैं कि ना समझ हैं, वही जमाने में आम जालिब शऊर की रोशनी करेंगे। तो अब हम लोग वो शुरू कर सकते हैं। हम पेपर चल रहा था तो मैं उधर से लौट के आ रही थी, तो मैंने कहा सूरज तुम्हें अभी क्या चाहिए? तो बोला सब तो है। तो मैंने कहा गिफ्ट क्या दूँ तुम्हें, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये चाहिए नहीं, ये चाहिए नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है छोड़ो, जाने दो। फिर मैं रात में सोचती रही कि सूरज किससे खुश हो सकता है, क्योंकि जो इसके कह लीजिए कि इसका पारिवारिक माहौल है, जहाँ ये पैदा हुआ, जहाँ पला, जहाँ बढ़ा, वहाँ का माहौल कुछ ऐसा है जो बहुत ही सांस्कृतिक है। आप देखेंगे कि रोज़ घरों में, वहाँ इवन दुर्गा पूजा में मैं कई बार गई अपने ससुराल, तो नवरात्रि के दिनों में खूब दिन में मछली बन रही है, मटन बन रहा है, और फिर नहा रहे हैं, सज रहे हैं, खा रहे हैं, फिर जा कर के दुर्गा जी की पूजा करते हैं। मतलब बंगाल का ये बहुत सुंदर कल्चर है कि वो इसको रूढ़ा नहीं मानते हैं, वो आध्यात्मिक हैं, वो धार्मिक हैं, लेकिन कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है जो हम देखते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग कहते हैं कि हम हिंदू हैं, तो वो भी हिंदू हैं, लेकिन वो खाते पीते हैं, लेकिन धर्म खाने पीने के आड़े उनके नहीं आता है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ की बहुत बहुत लाइट
माइंड होते हैं लोग कि रोज़ गाना बजाना, हर परिवार में कोई बच्चा संगीत का होगा। मैं इनके पास भी बहुत अच्छा बजाते हैं सूरज, तबला वबला अब तो है नहीं, सब वहीं छोड़ करके आ गए। तो मेरे पास हारमोनियम भी है, गिटार भी है। मैं अपनी बच्चियों को भी कोशिश की कि थोड़ा बहुत वो सीखें। तो मैंने कहा सूरज किससे खुश हो सकता है, क्योंकि इनको प्रसन्न करना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इनकी अपनी एक सोच है कि मतलब ऐसे होना चाहिए समाज में। लेकिन एक चीज़ है कि जो हमारे युवा हैं कुछ उनसे सुनना चाहते हैं, खुद सुनाना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये आया कि बहुत सारे बच्चे हैं जो लिखते हैं, मैं फेसबुक पर देखती रहती हूँ कि बहुत अच्छी कविताएं लिखते हैं। हमारे यहाँ जो गोष्ठियाँ होती हैं सारे वो बुजुर्ग लोग ही बैठे रहेंगे मंच पे आके बैठ जाएंगे, और जिस मंच पे अगर उनको नहीं बैठाया जाए तो फिर शायद उस कार्यक्रम में ही नहीं आएंगे। हमारे यहाँ जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे मतलब संगठन हैं, बहुत से संगठन हैं। उन संगठनों में भी वही चेहरे, उन्हीं की बातें, उन्हीं के विचार हमको आता। अरे हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो नई है, वो क्या सोच रही है आज के समय के बारे में, आज के समाज के बारे में, हम उनके मन को भी तो टटोले, हम उनके मन को भी जाने। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना बच्चों की एक मतलब युवाओं की एक कविता की गोष्ठी, इसी बहाने पता तो चलेगा कि कौन कौन लिखता ही है, कि सब पढ़ते भी हैं, आएंगे तो थोड़ा 2-4 गोष्ठियाँ होंगी, इसी बहाने सब बोलेंगे। तो मैंने सूरज को बताया नहीं, मेरे दिमाग में सबसे पहले दीक्षित सर और वंदना दी आए। तो मैंने वंदना दी से कहा कि वंदना दी, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि सूरज को एक सरप्राइज़ दो। परसों की बात है, परसों शाम की बात है, एक सरप्राइज़ दूँ कि एक युवा गोष्ठी करो। तो मैंने अनिल मास्टर को मैंने कहा कि अनिल, आपके साथ जो बच्चे हैं उनको कह देना, दोस्तों को, अक्षय को कहा, और एक श्वेता, मैंने कहा कि जो बच्चे मिल जाए, जबकि मुझे लगता है कुछ बच्चे नहीं आ पाए। वीरेंद्र को मैंने कहा कि जो आ जाएंगे, विनोद को कहा कि जो आ जाएंगे बस लेके आना, एक युवा गोष्ठी हम करेंगे, तुम लोग अपनी कविताएं लेकर के आना। और मेरे इतने कहने मात्र से इतने सारे बच्चे आए, जबकि आज मेरे लिए बड़ी मुसीबत थी कि कल शाम तक मैं वहाँ थी और घर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, नहीं होती हैं, सूरज को बताना नहीं, इसलिए मुझे करना है। हाँ, सबसे बड़ी समस्या। और आज सुबह से उठ करके तो ऐसी समस्या हुई, आज ये घर से निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। यार सूरज तुम जाओ, इतना देर हो रही है यार, क्यों नहीं निकल रहे हो, 12 बज गए हैं, अभी जा क्या करूँगा, आज तो कुछ है नहीं, बच्चे आएंगे 1 बजे करीब तो मैं निकलूँगा। 12:30 बजे हिलते हिलते निकले हैं ये। हाँ, अब उसके बाद मुझे तैयारी करनी थी, सब्जी भी ले आना है, ये भी ले आना है, ये भी करना है, सब मुझे क्या भाग के तो मैंने किया। और वहाँ से पता चला, फ़ोन करें मैं केक लेते आऊँ क्या बच्चे कहीं बाहर चलेंगी, चलोगी खाने वाने के लिए। मैंने कहा यार आओ देख लेंगे क्या करेंगे। मैंने इन बच्चों से कहा था कि सर को ना पता चलना चाहिए। अब ये रोक रहे होंगे उनको, लेकिन ये सब कोई ना कोई बहाना करके निकल लिए। किसी की चाबी खो गई, से कोई आ गया, वो हो गया, गजब। तो और 2 लोग तो मेरे साथ आए, इंजीनियरिंग कॉलेज उतर गए, अब मेरे पीछे तुमने और सूरज ने यहाँ आने के बाद, डिपार्टमेंट में आने के बाद एक लोकतांत्रिक माहौल पैदा किया यूनिवर्सिटी में। बड़ी बात है। ये पॉलिटिकल भी बैठे हैं, महेंद्र बैठे हैं, अनिल बैठे अभी हैं, ये इतने बड़े शायर इतना अच्छा निज़ामत कर रहे हैं, सब लोग बैठे भी हैं, तमाम लोग सुन रहा हूँ मैं। ये माहौल नहीं था लखनऊ यूनिवर्सिटी का, नहीं कर रहा हूँ। इस लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो सवाल पूछना मना था। टीचर को लगता था कि अगर आप सवाल पूछ रहे हैं उसकी तौहीन कर रहे हैं, उसकी परीक्षा ले रहे हैं। और हमारे डिपार्टमेंट के टीचर तो ऐसे थे कि जिनको लगता था कि सवाल लड़के ने पूछा है तो मान लिया गया कि दुश्मन हमारा ये बेइज्जती कर रहा है। तो आप लोगों ने एक माहौल, लोकतांत्रिक माहौल पैदा किया। मैं समझता हूँ कि सूरज को और रीता को इस बात की बधाई मिलनी चाहिए। उन्होंने तमाम यंगस्टर्स के साथ एक संवाद बनाए रखने की कोशिश की है, और ये संवाद बना रहे। अगर ये संवाद बने रहेगा अध्यापकों और छात्रों के बीच में, छात्राओं के बीच में, यकीनन माहौल लोकतांत्रिक बनेगा, माहौल फासिवाद के खिलाफ होगा, माहौल अच्छा बनेगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ तो लेके आए जेएनयू से, कुछ लेके आए बंगाल से, अपने
हमारे सूरज थापा जी। और कुछ सबसे बड़ी बात है कि जो इन दोनों लोगों ने आजमगढ़ ने और ये नेपाल के बीच दोस्ती का बंधन बना, इन लोगों ने जो एक लोकतांत्रिक माहौल पैदा किया, इसके लिए मैं आज खास तौर से बधाई देना चाहता हूँ पिता तुमको भी और तुम्हारे बच्चों को भी, सब लोगों ने किया। बड़ा काम किया।